हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू वी लर्न। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 13 जो है लाइट, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत शॉर्ट और इजी होंगे हर बार की तरह। और अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। तो अगर आप डार्क रूम में हैं तो आपको अंदर की चीज़ें नज़र आ सकती हैं कि नहीं, आपको बाहर की चीज़ें नज़र आ सकती हैं कि नहीं, ये एक्सप्लेन करना है। तो आंसर हम देंगे नो, वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क रूम बिकॉज सीइंग ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्स लाइट टू बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम एंड एंटर योर आइज। तो हम डार्क रूम के अंदर ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते क्योंकि देखने के लिए हमें लाइट चाहिए। लाइट जब चीज़ों पर पड़ती है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर टकरा कर हमारी आंखों तक पहुँचती है, तभी हमें चीज़ें नज़र आती हैं। हाउएवर वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द डार्क रूम इफ़ लाइट इज़ अवेलेबल देयर। लेकिन बाहर की चीज़ें हमें नज़र आ सकती हैं अगर वहाँ पर लाइट हो। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। डज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो साथ में ये भी बताना है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो रहे हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम आगे एक क्वेश्चन में देखेंगे, तो वो फेल हो रहे हैं क्या, इसका भी जवाब देना है। तो आंसर में आप फर्स्ट डिफरेंसेस देंगे, उसके लिए आप टेबुलर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट में आप लेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट साइड में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, इट अकर्स ऑन स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है ये स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस जो होते हैं उन पर होता है। और डिफ्यूज्ड, इट अकर्स ऑन रफ एंड अनइवन सरफेस। डिफ्यूज्ड के लिए रफ और अनइवन सरफेस चाहिए। सेकेंड, रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, इसमें पैरेलल नहीं होती हैं। थर्ड, क्लियर एंड शार्प इमेज इज फॉर्म्ड। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्लियर और शार्प इमेज बनती है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में नो क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड, तो इसमें क्लियर इमेज नज़र नहीं आती है। फोर्थ दे सकते हैं आप एग्जाम्पल, मिरर, काम वाटर सरफेस। तो मिरर और काम वाटर जो होता है शांत पानी, उसके ऊपर आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं क्योंकि उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और एग्जाम्पल देंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, कार्डबोर्ड, चॉक पाउडर सरफेस। तो कार्डबोर्ड हो, चॉक पाउडर आपका ज़मीन पे पड़ा हो, उसके ऊपर से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, वहाँ से कोई इमेज आपको नज़र नहीं आती क्योंकि वो रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। तो ये डिफरेंसेस हैं। टेबल के फॉर्म में देने से आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं और लर्न करना भी इसको ईजी हो जाता है। साथ में जो दूसरा पार्ट था उसमें पूछा था कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो रहे हैं, तो इसका आंसर देंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डज नॉट मीन द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज़ ड्यू टू सरफेस इरेगुलरिटीज़। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का ये मीनिंग नहीं है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो रहे हैं, बस इतना सा है कि यहाँ पर सरफेस इरेगुलर होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में, तो उस वजह से लाइट की रेज पैरेलल नहीं आती रिफ्लेक्ट होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। तो यहाँ पर हर केस में आपको बताना है किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा। फर्स्ट है पॉलिश्ड वुडन टेबल, तो पॉलिश्ड है क्योंकि, तो यहाँ पर होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन बिकॉज द सरफेस इज स्मूथ, तो उस पर लाइट पड़े तो उसकी चमक आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है चॉक पाउडर, चॉक पाउडर में हमने पहले भी बात की, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा बिकॉज द सरफेस इज रफ। सी, कार्डबोर्ड सरफेस, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बिकॉज द सरफेस इज रफ। डी, मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट, तो यहाँ पर क्योंकि मार्बल फ्लोर है और उसके ऊपर पानी गिरा हुआ है, पानी फैला हुआ है, तो वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि सरफेस हो गया है स्मूथ। नेक्स्ट मिरर, मिरर में भी हमने देख लिया रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है बिकॉज द सरफेस इज स्मूथ एंड पॉलिश्ड। एंड लास्ट पार्ट इज पीस ऑफ पेपर, पेपर पर आप जानते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, उसमें कोई चमक नहीं आती है बिकॉज सरफेस इज रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसकी हमने पहले भी बात की क्वेश्चन नंबर 2 में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो आप आंसर देंगे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, यहाँ पर 2 रिफ्लेक्शन के लॉज आते हैं। फर्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, जिस एंगल पर लाइट आती है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट जाती है। और सेकंड है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये तीनों लाइंस जो होती हैं, इंसिडेंट रे जो आ रही है वो, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल पर जो लाइन बनाए हम सरफेस पर, ये तीनों एक सेम प्लेन पर लाई करते हैं, सेम प्लेन पर होते हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा किस तरह से होता है ताकि आपको लर्न करना इजी हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। फर्स्ट लॉ को देखेंगे तो आपकी बुक में ये डायग्राम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे आ रही है राइट साइड से और ये सरफेस पर यहाँ पर टकरा रही है, और इस पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री एंगल पर, इसे कहते हैं हम नॉर्मल। और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे जा रही है इस तरफ, तो इस तरह से ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है।
तो हमने फर्स्ट लॉ में कहा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम ये आई कह रहे हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इसको आर कह रहे हैं। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है आई और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है एंगल आर, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। आई इज इक्वल टू आर होता है। ये फर्स्ट लॉ है। इसके बाद सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ में हमने बोला कि तीनों लाइंस जो हैं ये एक प्लेन में लाई करती हैं। उसके लिए एक्टिविटी भी आपकी बुक में दी हुई है, इसको आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक प्लेन मिरर लिया, उसके सामने एक कॉम ली है, कॉम को कवर कर दिया, सिर्फ एक स्लिट उसमें छोड़ी है जहाँ से हम लाइट को एंटर करा सकते हैं। तो टॉर्च रखी है आपने सामने, एक बीम ऑफ रे बनी यहाँ पर, सामने ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड जा रही है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई। इसके बाद ये जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है ये रिफ्लेक्टेड रे है और यहाँ से हमने पेपर को कट किया है परपेंडिकुलरली 90 डिग्री एंगल पर। तो ये तीनों एक प्लेन पर लाई कर रही हैं, इस पेपर के ऊपर आ रही हैं। लेकिन अगर हम इसमें यहाँ से जो कट किया है यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका दें पेपर को, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट थी रिफ्लेक्टेड ये आगे नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। क्यों नहीं नज़र आ रही? क्योंकि यहाँ से हमने प्लेन को नीचे बेंड कर दिया है। तो इससे हमारा प्रूव होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल था तीनों एक प्लेन पर लाई करते हैं। तो इस तरह से है ये, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने के लिए कहा है तो आप वो राइट कर सकते हैं बस, बाकी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप थोड़ा सा समझ के रखेंगे तो आपको बस लर्न करना और इसको लिखना समझना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। तो इस क्वेश्चन में उसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो अभी हमने देखी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होती है ये तीनों एक प्लेन पर लाई करती हैं। इसके लिए एक्टिविटी बताओ, तो आप आंसर देंगे फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ टेबल, प्लेस अ प्लेन मिरर ऑन द शीट, शाइन अ टॉर्च एट एन एंगल टूवर्ड्स द मिरर क्रिएटिंग एन इंसिडेंट रे, ड्रॉ द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बेंड द पेपर, the reflected ray disappears indicating that all the three lie in the same plane। तो हमने शीट ऑफ पेपर ली, उसके ऊपर हमने मिरर फिक्स किया और टॉर्च से लाइट शाइन की। तीनों हमने बनाई, उसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। हमने पेपर को जब बेंड किया तो हमने देखा कि रिफ्लेक्टेड रे डिसअपीयर हो जा रही है, गायब हो जा रही है। तो इसका मतलब है जब तक एक सेम प्लेन पर है तब तक तीनों एक साथ नज़र आएंगे आपको। प्लेन आप डिस्टर्ब कर देंगे तो वो नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से शो होता है कि ये तीनों सेम प्लेन पर लाई करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। यहाँ ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है, अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। तो अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पर तो आपको कितने डिस्टेंस पर इमेज अपनी नजर आएगी मिरर के अंदर? तो आप जानते हैं मिरर के जितना पास हो अंदर इमेज भी उतना ही नज़दीक नजर आती है और अगर आप दूर जाएं तो इमेज भी उतनी ही दूर जाती है। तो इसका मतलब है अगर आप 1 मीटर डिस्टेंस पर खड़े हैं तो मिरर के अंदर भी आपकी इमेज 1 मीटर के डिस्टेंस पर ही होगी और आपसे आपकी इमेज का टोटल डिस्टेंस हो गया फिर 1 + 1 2 मीटर। तो इसलिए यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ यू टच योर डैश ईयर विद द राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच्ड विद डैश। तो अगर आप अपने ईयर को टच करते हैं राइट हैंड से प्लेन मिरर के सामने तो आपको राइट ईयर नज़र आएगा। कौन से हैंड से टच करते हुए वो आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर कौन सा आपको गिवन है, यहाँ पर लिखा है राइट ईयर। अब मिरर के अंदर अगर आपको राइट ईयर नज़र आ रहा है तो एक्चुअल में कौन सा ईयर आपने टच किया होगा? तो आप जानते हैं मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शन होती है, आपकी इमेज होती है, उसमें राइट का लेफ्ट नज़र आता है और लेफ्ट का राइट। क्योंकि मिरर के अंदर राइट ईयर नज़र आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर आप लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट को एक्चुअली आप टच कर रहे हैं। और इसी तरह से हैंड की बात करें तो हैंड आप एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं राइट हैंड, यहाँ पर आपको दिया हुआ है राइट हैंड। तो इसका मतलब इमेज के अंदर आपको लेफ्ट नजर आएगा। तो यहाँ इस डैश में आपने लिखना है लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट है, द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम्स डैश व्हेन यू सी इन डिम लाइट। तो हमारा जो प्यूपिल होता है आँख का, उसका साइज कैसा हो जाता है जब हम डिम लाइट में देखते हैं। तो हमारी आँख जो है वो कम रोशनी में ज़्यादा लाइट को अपने अंदर लेना चाहती है ताकि हम ज़्यादा अच्छे से देख पाएँ। उसके लिए हमारा प्यूपिल जो है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा लाइट अंदर एंटर करे और तेज़ रोशनी में वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ कम लाइट की बात कर रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे लार्जर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है, नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स देन रॉड्स इन देयर आइज। तो नाइट बर्ड्स जो होते हैं, रात को जो बाहर निकलते हैं बर्ड्स, उनमें कोन्स रॉड्स से ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, ये आपको बताना है। हमारी आइज़ जो होती हैं उनमें 2 तरह की सेल्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। उनका सिग्नल हमारी आंख से ब्रेन तक पहुंचता है। वो 2 तरह की सेल्स होती हैं, कोन्स एंड रॉड्स। कोन्स जो होते हैं वो लाइट की ब्राइटनेस के लिए सेंसिटिव होते हैं और रॉड्स जो हैं वो उनके कलर के लिए सेंसिटिव होती हैं। तो हमारी आंखों में दोनों तरह की सेल्स हैं, इसलिए हम कलर्स भी देख पाते हैं और लाइट को भी देख पाते हैं।
लेकिन जब हम नाइट बर्ड्स की बात करते हैं, नाइट बर्ड्स जो हैं उनकी एडेप्शन इस तरह से हुई है कि वो रात को अच्छे से देख पाएँ, तो उनके लिए लाइट की सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए, कलर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो लाइट की सेंसिटिविटी आएगी कौन से, इसलिए कौन्स होंगे मोर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मोर कॉन्स देन रॉड्स। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 7 एंड 8। इसमें क्वेश्चन 7 है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कब कब ये इक्वल है? ऑप्शन ए ऑलवेज, बी समटाइम्स, सी अंडर स्पेशल कंडीशंस और डी नेवर। तो कब ये दोनों इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो हमने ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सीखा कि ये हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए आंसर होगा ऑलवेज। वही आप लिखेंगे ए ऑलवेज। 8th क्वेश्चन है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज virtual behind the mirror and enlarged, virtual behind the mirror and of the same size as the object, real at the surface of the mirror and enlarged, real behind the mirror and of the same size as the object। तो जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो किस तरह की इमेज होती है? तो ये है प्लेन मिरर, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ये, और हम इसे यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ से जो लाइट आएगी इस तरह से, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर इस तरह से पड़ेगी। तो हमें लगता है कि ये लाइट अंदर से आ रही है इस तरह से, और हमें लगता है कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मिरर के अंदर, लेकिन वहाँ से एक्चुअल में कोई लाइट नहीं आ रही है, वो लाइट हमें वहाँ से आती हुई लग रही है। एक्चुअल में लाइट तो यहाँ से आ रही है जहाँ ऑब्जेक्ट है, और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ आ रही है, लेकिन हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर है। तो एक्चुअल में वहाँ से कोई लाइट नहीं आ रही है, इसलिए इस तरह की इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर इमेज बनेगी वर्चुअल, और कहाँ बनेगी वो भी आप देख सकते हैं कि मिरर के अंदर, तो बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो अंदर बनती है, वर्चुअल बनती है, और जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतने साइज की इमेज बनती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। यही आप यहाँ पर आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैलाइडोस्कोप। तो कैलाइडोस्कोप कैसे बनता है उसकी कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब करनी है, तो उसके लिए आप दे सकते हैं इस तरह से आंसर। अ कैलाइडोस्कोप इज मेड यूजिंग 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स अरेंज्ड टू फॉर्म अ प्रिज्म एंड फिक्स्ड इन अ ट्यूब। तो रेक्टेंगुलर मिरर की स्ट्रिप्स लेते हैं हम 3, उनको प्रिज्म की फॉर्म में अरेंज करते हैं, और उनको एक ट्यूब के अंदर, कार्डबोर्ड की ट्यूब बना सकते हैं, उसके अंदर हम फिक्स करते हैं। वन एंड हैज़ अ व्यूइंग होल while the other end has a glass plate with small colorful objects। तो एक तरफ से हम एक छोटा सा होल करेंगे जहाँ से हम उसको देखेंगे, और दूसरी साइड हम एक ग्लास प्लेट लगा देंगे, और उसमें अंदर कलरफुल ऑब्जेक्ट्स जैसे कांच की चूड़ियों के टुकड़े या फिर छोटे छोटे और कुछ कलरफुल आप पीसेस डाल सकते हैं। रोटेटिंग द ट्यूब क्रिएट्स ब्यूटीफुल पैटर्न्स फ्रॉम द रिफ्लेक्शंस। तो अंदर जो रिफ्लेक्शंस बनती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, उसको आप देखें तो वहाँ पर कलरफुल ब्यूटीफुल पैटर्न्स आपको नज़र आते हैं। जैसे जैसे आप उस ट्यूब को रोटेट करते रहोगे, अंदर वो पैटर्न चेंज होंगे और नए नए पैटर्न्स आपके सामने नज़र आते रहेंगे। तो इस तरह से आप इसकी कंस्ट्रक्शन देंगे। ये आपकी बुक में इसकी पिक्चर भी दी हुई है, वहाँ से आप देखकर इसको बना भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच ऑफ द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का स्केच बनाना है, ये आपकी बुक में है, इसको आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दूं क्या क्या पार्ट्स हैं हमारी आई में। हमारी आई की बाहर की जो सबसे बाहर लेयर होती है उसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है ये बाहर की हार्मफुल चीज़ों से। उसके बाद ये है लेंस। लेंस पर लाइट पड़ती है, वो लाइट फोकस होती है, उससे इमेज बनती है आई के अंदर। और लेंस को होल्ड किया होता है सिलियरी मसल्स ने। सिलियरी मसल्स जो हैं ये फैलती और सिकुड़ती रहती हैं लाइट के अकॉर्डिंग, और उससे हमारा आइरिस जो होता है सामने, एक तरह से आप कह सकते हो डोर है जहाँ से लाइट अंदर एंटर करनी है, वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब लाइट ज़्यादा होती है तो ये आई का जो होल है जहाँ से लाइट अंदर जानी है इसको छोटा कर देता है, और लाइट जब कम होती है तो इसको ये बड़ा कर देता है ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जाए। लाइट लेंस से होकर जब अंदर जाती है तो सामने रेटिना होता है, ये पूरी वॉल जो है यहाँ पर हमारी आई की, ये रेटिना है, इस पर पड़ती है लाइट इस तरह से। तो लेंस से जब लाइट फोकस होती है, बाहर से जो भी लाइट आ रही है वो लेंस से फोकस होने के बाद रेटिना पर इमेज बनाती है, और वो इमेज का सिग्नल ये ऑप्टिक नर्व्स जो है यहाँ से होकर ब्रेन में जाता है। तो इस तरह से हमारी आई का ये लेबल डायग्राम बनेगा, और इसकी वर्किंग भी मैंने आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पर क्लियर कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 13.8 यूजिंग अ लेजर टॉर्च। हर टीचर एडवाइज्ड हर नॉट टू डू सो। कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द टीचर्स एडवाइस। तो एक्टिविटी 13.8 है आपकी बुक में, उसमें है कि आप अगर अपने फ्रेंड की आंख पर टॉर्च से लाइट डालें तो आंख जो होती है उसका बीच का जो ब्लैक वाला स्पॉट है वो छोटा हो जाता है, और अगर लाइट को हटा दें तो वो फिर से बड़ा हो जाता है। वो बेसिकली आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहा है, तो उससे लाइट कंट्रोल होती है कि हमारी आंख के अंदर कितनी जाएगी। तो गुरमीत कह रही है कि मैं उसे टॉर्च की जगह लेज़र से करूंगी। उसके टीचर उसको मना करते हैं ऐसा करने से। वो क्यों मना करते हैं वो आपको बताना है। तो आंसर होगा द टीचर एडवाइज नॉट टू डू सो बिकॉज
लेजर लाइट इज वेरी इंटेंस एंड कैन कॉज डैमेज टू द रेटिना लीडिंग टू परमानेंट आई इंजरी। तो हमारी आंख में इंजरी हो सकती है, उससे आंख डैमेज हो सकती है, क्योंकि लेज़र लाइट जो है वो बहुत इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसके अंदर, और उससे हमारा रेटिना डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज़। तो आइज़ को कैसे आप टेक केयर कर सकते हैं, उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, वो आपको बताना है। आंसर में देंगे आप, फर्स्ट अवॉइड टू लिटिल और टू मच लाइट। तो बहुत कम, बहुत ज़्यादा लाइट को अवॉइड करना चाहिए। कम रोशनी में आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा तेज़ रोशनी आपकी आंखों पर डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, इसको आप ध्यान रखें। सेकेंड, डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली। तो ज़्यादा तेज़ लाइट आप डायरेक्टली ना देखें, ये भी ध्यान रखें। सन की तरफ भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, आंखें डैमेज हो सकती हैं। थर्ड है, नेवर रब योर आइज़। अपनी आंखों को रब नहीं करना चाहिए, मलना या रगड़ना नहीं चाहिए, उससे आंखों में कॉर्निया डैमेज हो सकता है। डी, ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। तो नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन होता है अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। तो हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हमारी आंखों से वो कम से कम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होना चाहिए। लास्ट, इफ एडवाइज्ड यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स। और अगर आपकी नज़र वीक है तो आपको चश्मे ज़रूर पहनने चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है 90 डिग्री का। आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा उस रे का। तो इसके लिए डायग्राम से समझते हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो ये एंगल है, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री। अब आपको पूछा है कि इंसिडेंट रे का एंगल कितना होगा। जब इंसिडेंट रे के एंगल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ नॉर्मल तक की बात कर रहे हैं। तो पूरा एंगल ये 90 डिग्री है, और हम जानते हैं कि जिस एंगल पर इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर जाती है। तो पूरा एंगल अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो 90 डिग्री का हाफ हो जाएगा। वही आप आंसर लिखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, और 2 से आप डिवाइड करेंगे 90 डिग्री को तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। तो एक कैंडल रखी हुई है दो प्लेन मिरर्स के बीच में, दोनों प्लेन मिरर्स पैरेलल रखे हुए हैं एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर पर, बीच में कैंडल है। तो कितनी इमेजेस बनेंगी वो आपसे पूछा है। तो आंसर होगा, an infinite number of images will be formed due to the multiple reflections between the two parallel plane mirrors। तो पैरेलल प्लेन मिरर्स जो होते हैं उनमें एक से लाइट टकराएगी और दूसरे पर पड़ेगी, दूसरे से टकराएगी पहले पर पड़ेगी। तो ये प्लेन मिरर्स हैं यहाँ पर, बीच में यहाँ पर कैंडल है। तो यहाँ से लाइट इधर आई, इधर से रिफ्लेक्ट होकर फिर इधर जाएगी, इधर से रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर आएगी। तो इस तरह से दोनों साइड से ये बार बार बाउंस बैक होती रहेगी। तो इस तरह से ये इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल्स। A ray of light incident on one at an angle of 30 degree as shown in figure 13.19. Draw the reflected ray from the second mirror। तो यहाँ पर फिगर आपको दी हुई है क्वेश्चन में, ये फिगर है वो। इसमें दोनों मिरर्स जो हैं ये 90 डिग्री एंगल पर हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और एक मिरर पर ये इंसिडेंट रे आ रही है नॉर्मल के साथ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है 30 डिग्री। अब रिफ्लेक्टेड रे सेकंड मिरर से जो होगी, फर्स्ट मिरर से आएगी पहले, फिर उसके बाद सेकंड मिरर से जो आएगी वो आपको ड्रॉ करने के लिए कहा है। तो किस तरह से बनेगी वो आप देखें। तो पहले फर्स्ट मिरर पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सेम 30 डिग्री के एंगल पर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी रिफ्लेक्टेड रे। आप ये एंगल प्रोटेक्टर से नाप कर बना सकते हैं। तो 30 डिग्री एंगल पर बन जाएगी। अब यहाँ 30 डिग्री बनी है, अब कहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, वो पॉइंट है ये। इस पॉइंट पर आप नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री का एंगल। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। क्यों ये 60 डिग्री होगा? क्योंकि यहाँ भी ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा बन गया एक रेक्टेंगल। ये 90 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा। आपने ट्राइंगल का एंगल सम रूल पढ़ा होगा। अब ये 60 डिग्री है तो सेम 60 डिग्री एंगल पर रे रिफ्लेक्ट होगी, तो वो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर भी ये एंगल होगा 60 डिग्री। तो इस तरह से आपका ये आंसर बनेगा, इसको आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूजो स्टैंड्स एट ए जस्ट ऑन द साइड ऑफ अ प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर 13.20। तो ये फिगर दी हुई है यहाँ पर। इस फिगर में बूजो प्लेन मिरर के साइड में खड़ा हुआ है पॉइंट ए पर। कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर? ऑल्सो कैन ही सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिचुएटेड एट पी, क्यू एंड आर? ये आपको पूछा है, क्या वो अपने आप को मिरर में देख पाएगा? क्या पी, क्यू और आर पर जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनको देख पाएगा? तो देखते हैं इसको किस तरह से करना है। तो आपने कोई आइडिया नहीं लगाना है यहाँ पर। आपके पास जो भी इमेज दी होगी उसमें आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, और उससे आप पता लगा सकते हैं कि वो मिरर में चीज़ दिखेगी या नहीं दिखेगी। किस तरह से करना है उसको आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। तो पहले हम बूजो जहाँ पर खड़ा है पॉइंट ए पर, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस मिरर पर।
मिरर को ऐसा मानते हुए कि ये सामने अगर एक्सटेंड होता तो इस पर 90 डिग्री किस तरह से बनता, तो वो ये आ गया। और सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही आपको नीचे भी ड्रॉ कर लेना है। तो आप स्केल से नाप कर नीचे भी उतना ड्रॉ कर लेंगे। अगर ये मिरर पूरा सामने होता तो ए की इमेज यहाँ पर बनती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सामने मिरर नहीं है तो इसलिए लाइट जो भी आएगी इस तरह से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाएगी, वो सीधी चली जाएगी। तो इसलिए बूझो अपने आप को मिरर के अंदर नहीं देख पाएगा। लेकिन आगे ये भी पूछा है कि P और Q और R को देख पाएगा मिरर के अंदर कि नहीं, तो उसको कैसे देखें, उसके लिए हम लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरह से। बूझो की जो इमेज जहाँ बननी थी वहाँ से हमने P को ज्वाइन किया और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन जहाँ भी होगा वहाँ से हम फिर A को मिला देंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये होगी इंसिडेंट रे और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर है, मिरर पर है, इसलिए बूझो को P पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो नज़र आ जाएगा। इसी तरह से आप इसी पॉइंट को जब Q से मिलाएंगे तो वो रे ये बन रही है, और इसमें भी रिफ्लेक्टेड रे आप इस तरह से बना सकते हैं। और ये भी क्योंकि पॉइंट जो है रिफ्लेक्शन का वो मिरर के ऊपर आ रहा है इसलिए लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसलिए Q पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी बूझो को नज़र आ जाएगा। लेकिन जब आप R से ज्वाइन करेंगे इसको तो आप देख सकते हैं वो मिरर से बाहर हो गया, तो इसलिए R से जो भी रे आएगी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती बूझो की तरफ। तो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती इसलिए वो उसको नहीं देख पाएगा मिरर के अंदर। तो अगर आपको ये ड्रॉ करना आ जाए तो यहाँ से आप इजीली आंसर बना सकते हैं। आंसर बनेगा बूझो कैन नॉट सी हिमसेल्फ इन द मिरर, और दूसरा ही कैन सी इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिचुएटेड एट P एंड Q बट नॉट R। तो अपने आप को तो देख ही नहीं पाएगा, और P और Q पर जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनको देख पाएगा, लेकिन R पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको देख नहीं पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट A इन द प्लेन मिरर, फिगर 13.21। तो ये फिगर है, इसमें हमें A पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज की पोजीशन देखनी है इस प्लेन मिरर के अंदर। तो वही काम करेंगे जो हमने पहले किया, A से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और जितना ही डिस्टेंस बन रहा है स्केल से नाप कर इतना ही हम मिरर के दूसरी साइड नीचे की तरफ भी बना देंगे। और ये जो पॉइंट आया यहाँ पर होगी इस A ऑब्जेक्ट की इमेज, तो यहाँ पर हम एक क्रॉस लगा देंगे, ये है इमेज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। इसके बाद इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कैन पहेली एट B सी दिस इमेज। तो इस इमेज को B पर खड़ी हुई है पहेली, वो देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी। तो आपको बस इस इमेज से लाइन ड्रॉ करनी है B तक, और क्योंकि ये मिरर से होकर जा रही है यानी कि पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर है, लाइट किस तरह से आएगी ये तो हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ से देखना है इसने। और लाइट कहाँ से आ रही है A से, तो A से भी आपने इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। तो इंसिडेंट रे है ये वाली और रिफ्लेक्टेड रे है ये, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है यहाँ पर। तो ये मिरर पर आ रहा है इसलिए पहेली A की इमेज को देख पाएगी मिरर के अंदर। तो आंसर देंगे यस, पहेली कैन सी दिस इमेज। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कैन बूझो एट सी दिस इमेज। सी पर है बूझो, वो इस इमेज को देख पाएगा कि नहीं। तो फिर से वही काम करेंगे, हम इमेज से सी को ज्वाइन करेंगे स्केल से, और इस बार जो पॉइंट आया है वो यहाँ पर है और ये भी मिरर पर है। इसका मतलब जो रे ऑफ लाइट आएगी A से वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और C की तरफ जाएगी। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इस तरह से ये मिरर से होकर जा रही है इसलिए C पर खड़े हुए बूझो को भी ये इमेज नजर आएगी। तो आंसर देंगे आप यस, बूझो कैन सी दिस इमेज। इसके बाद एक पार्ट और है, इसमें पूछा है व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम B टू C वेयर डज द इमेज ऑफ A मूव। तो अगर पहेली B से C पर पहुंच जाए, B से जा रही है C की तरफ, यहाँ पर आ जाए तो उसको इमेज कहाँ जाती हुई नजर आएगी। तो जब B पर थी तो उसे इमेज इस पोजीशन पर नजर आ रही थी मिरर पर, लेकिन जब C पर पहुंच गई तो इमेज इस पोजीशन पर नजर आ रही है। तो किस डायरेक्शन में चली गई वो आप देख सकते हैं, राइट साइड में चली गई इमेज। तो यही आप आंसर लिखेंगे, द इमेज ऑफ A मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।